हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इकोनॉमिक्स का जितना भी डिस्टिंग्विश पूरे के पूरे चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो मैंने सारे के सारे डिस्टिंग्विश को एक पर्टिकुलर पीडीएफ में लेके आया, जो टोटल आपके 20 डिस्टिंग्विश होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। और टोटल 20 जो भी आपके डिस्टिंग्विश है, सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको डिस्टिंग्विश रिलेटेड अगली बार कोई भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको 21 रिलायबल डाइजेस्ट ये सारी चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है बस वही करके एग्जाम में जाना। और डिस्टिंग्विश एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं तो आप लोग उससे अच्छी तरह से कर पाओगे। तो एक एक करके सारे डिस्टिंग्विश को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला डिस्टिंग्विश है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब क्या है? किसी भी चीज का पार्ट। जनरल क्या है? टोटल। जनरल ये वर्ड मैक्रो में आता है और पार्शियल ये वर्ड माइक्रो में आता है। तो आपका पहला डिस्टिंग्विश वही है, इट यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक एंड जनरल यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक विच एक्सप्लेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो के केस में एक पर्टिकुलर यूनिट की बात होगी, वहीं पे मैक्रो के केस में वो पूरी तरह से पूरे इकोनॉमी की बात साथ में करेंगे। सेकेंड है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम नेग्लेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल। अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल जो होते हैं इकोनॉमिक के अंदर, उसके रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट कर देगी, पूरी तरह से अनदेखा कर देगी माइक्रो इकोनॉमिक में। लेकिन इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वो उस चीज को देखती है कि जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। आपका थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम इज रिगार्डेड एज अ वॉर्म्स आइस व्यू। और वॉर्म्स आइस व्यू यानी सारी चीजों को क्लोजली देखना। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें यानी जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बर्ड आई व्यू है, यानी ऊपर से पूरी इकोनॉमी को एक बार में देख लेना और उसे समझ लेना। आपका सेकंड जो डिस्टिंग्विश है वो काफी इजी, ऐसे डिस्टिंग्विश पूछे नहीं जाते 2 पॉइंट में। फिर भी स्लाइसिंग मेथड क्या होता है? स्लाइसिंग मेथड होता है कि बड़ी सी चीजों को डिवाइड करके स्मॉल चीजों में करके फिर छोटी छोटी चीजों को आप स्टडी करो तो उसे स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है। वहीं पर लंपिंग मेथड आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक में आता है वो होल इकोनॉमिक को साथ में डिस्कस करता है, उसे साथ में समझने की कोशिश करता है। सेकेंड पॉइंट है उसके अंदर स्लाइसिंग मेथड यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक और वो यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक, यानी लंपिंग मैक्रो में होगा, स्लाइसिंग माइक्रो में होगा। थर्ड है आपका यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। यूटिलिटी क्या होता है? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। एक आदमी की चाहत को पूरा करना यूटिलिटी होती है, हमने ये पढ़ा था। यूजफुलनेस क्या होता है? एनीथिंग आर यूजफुल इफ दे आर सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट एंड जनरेट अ ह्यूमन वेलफेयर। एक आदमी की चाहत को पूरा करे और उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, यानी उनके भलाई के बारे में सोचे। सेकेंड है द प्रोडक्ट में हैव अ यूटिलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कमोडिटी। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी हो मगर वो यूजफुल ना हो। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दिया था, जैसे कि कोई वाइन हो, अगर किसी भी कोई ड्रंकर हो उसको वाइन की बहुत डिजायर होती है, यानी उसको वो चीज चाहिए होता है, वो यूजफुल होता है, लेकिन वो उसके लिए वो उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट करती है मगर वो उसके लिए यूजफुल नहीं होता। जैसे हमें पता है वाइन पीने से हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो वो यूजफुल नहीं होता। थर्ड इज द टर्म यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इन नेचर एज चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है? लोगों से लोगों चेंज होती है, यानी किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद है, वही वही सेम चीज दूसरे लोगों को कम पसंद भी हो सकती है, मगर यूजफुलनेस जो है वो हमेशा सबके लिए सेम रहेगी। आपका फोर्थ डिस्टिंग्विश है डिजायर्ड एंड डिमांड। डिजायर्ड क्या है? विलिंगनेस टू हैव समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ डिजायर। कोई चीज की चाहत को हम डिजायर बोल सकते हैं, लेकिन डिमांड इज ए डिजायर बैक्ड अप बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। डिमांड सिर्फ तुम्हारे चाहने से कोई चीज डिमांड नहीं हो सकती, तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए वो चीज को खरीदने की। यानी डिजायर और डिमांड में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि डिजायर सिर्फ चाहत पे चलता है और डिमांड चाहत और तुम्हारे एबिलिटी दोनों पे चलता है। डिजायर इंडिपेंडेंट होता है और डिमांड हमेशा रिलेटेड होता है प्राइस से, टाइम से। ऑल डिजायर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिमांड, ऑल डिमांड कैन बी कॉल्ड एज अ डिजायर। ये चीज आई होप समझ में आई होगी। एग्जाम्पल क्या है? पर्सन परचेस अ कार, एक कोई कार खरीदता है और फॉर एग्जाम्पल पर्सन वांट टू परचेस अ कार ऑफ 5000 इज विलिंग टू पे इट। डिजायर तुम्हें कार चाहिए,
डिमांड क्या होता है, तुम्हें कार इतने की मिलती है फिर भी चाहिए, यानी आप खरीद के ले रहे हो। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी क्या है, जब प्लेस चेंज होने की वजह से कोई यूटिलिटी क्रिएट हो तो उसे प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। जब समय बदलने की वजह से किसी चीज की चाहत बढ़ जाए तो उसे टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट है, उसका एग्जाम्पल वेयर हाउस सर्विस है, यानी चीजें संभाल के रखी जाए, जब यू काम आए तब उसे यूज करो। एग्जाम्पल इसका फूड ग्रेन है ऑफ विलेज, जो भी विलेज में फूड ग्रेन होता है वो शहरों में काम आता है, यानी प्लेस चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। और टाइम यूटिलिटी का एग्जांपल दिया है, कोई भी वीट है जो स्टोर करके रखा है लंबे समय के लिए, ऑफ सीजन में उसे चलाने के लिए। 6 है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप सभी लोगों ने ये वीडियो मेरा देखा होगा, समझ में आया होगा। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब कोई भी डिमांड में चेंज आता है अदर फैक्टर के वजह से, डिमांड बढ़े तो उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अदर फैक्टर के वजह से जब डिमांड घटे तो उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। जब डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व जो रहता है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जब डिमांड डिक्रीज होता है तो आपका डिमांड कर्व जो रहता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। नीचे दिए गए डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप सभी लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा अच्छी तरह से और अच्छे से समझा होगा। 7th है आपका रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिमांड में बदलाव आएगा। इन इलास्टिक ये वर्ड देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिमांड में बदलाव नहीं आएगा। अब वो आने और ना आने का कारण ही आपको रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है वो चीज बताता है। व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, जब आपके डिमांड में ज्यादा से चेंज आए और प्राइस में कम से चेंज आए तो उसे रिलेटिव इलास्टिक कहा जाता है। जब आपके डिमांड में कम से चेंज आए और प्राइस में ज्यादा से चेंज आए तो उसे रिलेटिव इनइलास्टिक कहा जाता है। उसका हिंदी मीनिंग यही है। इसमें ईडी मोर देन 1 होता है इलास्टिक में, और यहाँ पे ईडी लेस देन 1 होता है। डायग्राम सभी लोगों ने देखा होगा। डायग्राम यहाँ पे देखो, आपका जो क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी पूरी तरह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी कम से चेंज हुआ है। आपका 8th है स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक क्या होता है, जब कोई चीज एक जगह पे रुकी होती है तो उसे स्टॉक बोला जाता है, और जब वो चीज वहां से सप्लाई हो जाती है यानी निकल जाती है मार्केट से, सॉरी उस पर्टिकुलर वेयर हाउस से, तब उससे सप्लाई बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर टू सेल, जब कोई चीज ऑफर हो जाए सेल करने के लिए तो उसे सप्लाई कहा जाता है। जब उसे स्टोर करके रखा जाता है कस्टडी में तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक। स्टॉक डिपेंड होता है प्रोडक्शन पे, सप्लाई डिपेंड होता है स्टॉक और प्राइस पे, यानी प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, और स्टॉक रहेगा तभी ना सप्लाई होगा। तो दोनों चीज जो सप्लाई है पूरी तरह से स्टॉक और प्राइस पे डिपेंड होता है। स्टॉक कैन बी ग्रेटर, स्टॉक ज्यादा हो सकता है, सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकता। स्टॉक कम बिफोर सप्लाई, स्टॉक हमेशा सप्लाई के पहले आता है। लॉजिकली सोचो तो इस चीज का डिस्टिंग्विश आप अपने मन से लिख सकते हो। 9th पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू से पर यूनिट की बात हो रही है, और एवरेज कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात पर यूनिट में हो रही है। एवरेज रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू में से कितना तुमने बेचा उसे डिवाइड करोगे, ए आर डिवाइडेड बाय टी आर अपॉन टी क्यू। ए आर ऐसे आपका निकल के आएगा, टी आर और टी क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। वैसे एसी निकालना होगा तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये काफी इजी है, समझ में आया होगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ बायर सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और सिंगल प्राइस होता है, आपको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। वहीं पे मोनोपोलिस्टिक की बात करें, यहाँ पे भी सेलर और बायर ज़्यादा होते हैं, मगर प्रोडक्ट में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है इसके अंदर। और परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है उसको सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है, यानी एडवर्टाइजिंग वगैरह का। बट इनके सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लगता है, यानी एडवर्टाइजिंग वगैरह उसे करना पड़ता है। 11 क्या है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स नंबर यूज टू कैलकुलेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। वहीं पे क्वांटिटी जो इंडेक्स है वो कैलकुलेटेड चेंज इन द क्वांटिटी कमोडिटी बिटवीन द टाइम एंड पीरियड। यानी जो प्राइस इंडेक्स होता है वो कमोडिटी बिटवीन द 2 टाइम पीरियड होता है, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, इज यूज टू कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बिटवीन 2 टाइम पीरियड। अलग अलग टाइम पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है। ये P01 P1 अपन P0 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों के दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, और ग्रॉस नेशनल यानी
जो प्रोडक्ट आपके इंडिया के बाहर से भी बन के आता है। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री लिखा है यहाँ पे, प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वर्ड को अंडरलाइन कर लेना जब आप लिखना है इस आंसर को, कि जब भी बाहर का पैसा भी इंक्लूड हो जाए तो उसे GNP कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कैलकुलेट कैसे होता है, GDP का CIG प्लस करके x माइनस एम करोगे। GNP में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, R-P, जिसे रिसिप्ट माइनस पेमेंट कहा जाता है। GDP डज नॉट इंक्लूड द इनकम अर्न बाय द इंडियन नेशनल आउटसाइड कंट्री। सेम चीज आप वापस से लिखी गई है, GDP में बाहर का पैसा कैलकुलेट नहीं होता और GNP में होता है। 13 है आपका इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना क्या है वो चीज। इंटरनल डेप्ट जो लोन हम लेते हैं गवर्नमेंट फ्रॉम इट सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई बाहर की कंट्रीज या फिर बाहर के बैंक से पैसा ले तो उसे एक्सटर्नल फंड कहा जाता है। एक कंट्री के अंदर से लिया जाता है और एक कंट्री के बाहर से लिया जाता है। दिस डेप्ट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट एंड दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बाहर की चीजें होगी तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना है इसको। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड। कम समय के लिए पैसे लो या दो तो उसे मनी मार्केट कहा जाता है। वहीं पे कैपिटल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे का लेना या देना होता है तो उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है। इट कंप्राइजेस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, मार्केट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। वहीं पे मनी मार्केट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि लेस रिस्की होता है और इजी मार्केटेबल होता है। रिस्क तो होता ही नहीं है और आसानी से खरीदा है बेचा जा सकता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ये लिक्विड नहीं होता, ज्यादा लिक्विड नहीं होता, यानी आसानी से खरीदा है बेचा नहीं जा सकता। 15 है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक रेसिडेंट और पूरे दुनिया के बीच में जब कोई भी चीजें डिसाइड होती है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज एक साल में जनरली होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जितना आपने भेजा और जितना आपने मंगाया उसके बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, यानी पेमेंट ब्रॉडर है, ट्रेड नैरोअर है। इट इज यूजफुल फॉर द फाइंडिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, यूजफुल फॉर फाइंडिंग अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हेल्प से आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। 16 क्या है, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है, इन विच एवरी कमोडिटी इज गिवन इंपॉर्टेंट। हर एक कमोडिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो इसे सिंपल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। और suitable weight are assigned to the various commodity in the most of the cases quantities are used in the weight। बहुत सारे केसेस में जब क्वांटिटीज को यूज किया जाता है वेट करने के लिए तो उसे वेटेड इंडेक्स नंबर कहा जाता है। इट इज इजीएस्ट मेथड, सिंपल इंडेक्स नंबर इजी होता है और वेटेड इंडेक्स नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये डिस्टिंग्विश भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नया चैप्टर इंट्रोड्यूस है 12th स्टैंडर्ड में पहली बार, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। This index number can be applied to determine the price, quantity and the value of the index. This can be applied to the price and quantity index only. 7th Laplace method, इंडेक्स नंबर और परचेस। तो ये आपको जहां तक नहीं पूछा जाएगा, आपके पास टाइम होगा तो इसे एक बार पढ़ लेना। 18th है आपका पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, मीन्स स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर देखोगे तो उसे पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। जब हम किसी इंडिविजुअल का इनकम और एक्सपेंडिचर देखें तो उसे प्राइवेट फाइनेंस कहा जाता है। बहुत ही इजी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल एडवांटेज देना है पब्लिक फाइनेंस को, और इसमें प्राइवेट एडवांटेज की बात, प्राइवेट इंटरेस्ट की बात होगी। पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक होता है और जो आपका प्राइवेट फाइनेंस है ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है, ज़्यादा चेंज इसमें नहीं ला सकते। 19 है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल, यानी डेवलपमेंट करने के लिए जब एक्सपेंडिचर हो तो उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्राइस की स्थिरता को बढ़ाना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट यील्ड एनी एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट। जो चीज डालने से हमें रिटर्न में कुछ ना मिले तो उसे हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, पर वो करना जरूरी होता है।
ये प्रोडक्टिव होता है नेचर में या नॉन प्रोडक्टिव होता है, दूसरा इसका पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे हम हेल्थ पे पैसे लगाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे पैसे लगाए, वेलफेयर पे पैसे लगाए, यहाँ पे हम वॉर पे एक्सपेंडिचर हो गया, यानी लड़ाई करने पे जो खर्चा होता है वो तो ऑब्वियसली नॉन डेवलपमेंटल है, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जरूरी हो जाता है। 20th है आपका लास्ट, आपका जो डिस्टिंग्विश है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मार्केट, मनी मार्केट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों का लेक्चर लिया होगा, आई होप सभी लोग ने देखा होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन आती है फाइनेंशियल, उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। मगर वहीं पे कुछ लोग पैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी लेते हैं, जैसे इंडिजीनियस बैंकर हो गया, मनी लैंडर हो गया, अनरेगुलेटेड बैंक होते हैं कुछ लोग, तो वो लोग भी पैसे देते हैं, तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। ये लोग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के चीजें चलते हैं, ये लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। दे यूजुअली ऑपरेट इन अर्बन एरियाज, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अर्बन एरिया में ऑपरेट करते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रूरल एरिया में ऑपरेट करते हैं, गांव वाले इलाकों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मॉडरेट होता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है। तो गाइज ये था आपका 20 डिस्टिंग्विश, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप सभी लोगों को सारे डिस्टिंग्विश का एक अच्छा खासा रिव्यू मिल गया होगा। आज तक मैंने किसी भी चैप्टर में डिस्टिंग्विश नहीं कवर किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो को लेके आया आप लोगों के लिए, ताकि आप पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश के एक बार में समझ जाओ और अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाओ। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना है। अगली बार मैं नए नए आपको वन वर्ड जो है कंप्लीट द सेंटेंस जो है उसके लिए अलग अलग वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, एसपीओसी इको के लिए। तो गाइज अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।